नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। सोमवार को नीति आयोग ने देश भर में गरीबी के आंकड़े जारी किए थे। इन आंकड़ों से खुलासा हुआ कि यूपी में गरीबों की संख्या घटी है। इसमें भी सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से बाहर होने वाले लोग पूर्वांचल से है। सीएम योगी ने भी गुरुवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि पिछले 6 सालों में यूपी में 5.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। एक वक्त ऐसा था जब यूपी अपनी पहचान के संकट से दोचार हो रही थी। रोजगार के लिए लोग दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रहे थे, लेकिन पिछले 6 सालों में यूपी की तस्वीर लगातार बदल रही है। सीएम योगी अक्सर अपने संबोधन में इस बात का जिक्र करते रहते हैं, लेकिन अब नीति आयोग की रिपोर्ट ने भी सीएम योगी के दावों पर मुहर लगा दी है। दरअसल नीति आयोग ने सोमवार को गरीबी रेखा पर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 की रिपोर्ट जारी की थी। ये सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से जुड़े कुल 12 मानकों पर आधारित है। माना जा रहा है कि बहुआयामी गरीबी में कमी लाने में केंद्र और राज्य सरकारों की गरीब कल्याण योजनाओं की बड़ी भूमिका है। गुरुवार को सीएम ने भी इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि पिछले 6 सालों में यूपी में 5.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। कोई कल्पना करता था उत्तर प्रदेश के अंदर 6 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दुगनी होगी, उत्तर प्रदेश की जीडीपी लगभग दुगनी होगी, उत्तर प्रदेश भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ पाएगा, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर पाएगा। नीति आयोग के आंकड़े इस बात को बताते हैं कि 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर 5.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त होकर के एक सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि सीएम योगी ने ये आंकड़ा 2023 तक का दिया था, जबकि नीति आयोग ने साल 2021 तक का आंकड़ा जारी किया है। नीति आयोग की रिपोर्ट की माने तो साल 2015-16 से साल 2019-21 के बीच 3.43 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। इनमें साल 2015-16 में 37.68% लोग गरीबी के दायरे में थे। वहीं 2019-2021 में उनकी संख्या घटकर 22.93% रह गई। दरअसल जब से सीएम योगी ने यूपी की सत्ता संभाली है, तब से वो यूपी की पहचान बदलने की कोशिशों में लगे हैं। यूपी में निवेश बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर्स समिट किए गए, जिससे यूपी में भारी निवेश आया। निवेश आने की वजह से लोगों को रोजगार मिल रहा है। गरीबी के आंकड़े घटने की ये सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। ग्रामीण इलाकों से लोग सबसे ज्यादा रोजगार के लिए ही पलायन करते थे, लेकिन रोजगार मिलने की वजह से पलायन कम हुआ है। आंकड़ों की माने तो शहरी क्षेत्रों की तुलना में गरीबी ग्रामीण इलाकों में अधिक तेजी से कम हुई है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में 2015-16 में जहां 44.29% लोग गरीबी रेखा के दायरे में थे, वहीं 2019-21 में उनकी संख्या घटकर 26.35% रह गई। वहीं 2015-16 में शहरी क्षेत्रों में 17.72% लोग गरीबी के चंगुल में फंसे थे, जिनकी संख्या 2019 से 21 में घटकर 11.57% रह गई। एक वक्त था जब पूर्वांचल को यूपी का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता था, लेकिन योगी सरकार में सबसे ज्यादा ध्यान इसी इलाके पर दिया गया। रोजगार के साधन उपलब्ध कराए गए, बड़ी योजनाएं चलाई गईं, जिसका असर ये हुआ कि गरीबी रेखा से कम होने वाले ज्यादातर लोग पूर्वांचल के इलाकों से ही हैं। आंकड़ों की माने तो विकसित जिलों की तुलना में पिछड़े जिलों में गरीबी में अधिक कमी आई है। गरीबी के दायरे से बाहर निकलने वाले सबसे ज्यादा 29.64% लोग महाराजगंज जिले के हैं। गोंडा दूसरे और बलरामपुर तीसरे नंबर पर है, जबकि सबसे कम 3.01% की कमी गौतम बुद्ध नगर में आई है। इस मामले में लखनऊ में 3.68% की कमी आई है। दरअसल जैसे जैसे यूपी में पिछड़े इलाकों में विकास हो रहा है, उससे गरीबी के आंकड़े बदल रहे हैं। विकास की आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचने की एक बड़ी वजह भ्रष्टाचार का कम होना भी है, जिसकी वजह से बिना भेदभाव के हर किसी को योजना का फायदा मिल रहा है और नीति आयोग के आंकड़े इस पर मुहर भी लगा रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी का पूर्वांचल इलाका ऐसा है जहां सबसे ज्यादा गरीब कम हुए हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है, ये समझते हैं। विकास पर जिस तरीके से
पूर्वांचल के फोकस है पूर्वांचल के विकास पर सरकार का पूरा फोकस। योगी सरकार ने पूर्वांचल में कई योजनाओं की शुरुआत की। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, रुद्राक्ष केंद्र, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास, सिद्धार्थनगर समेत पूर्वांचल के 7 जिलों में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन, आजमगढ़ में स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। पूर्वांचल का विकास हुआ तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा। सबसे ज्यादा 29.64% लोग महाराजगंज के गरीबी से बाहर निकले। गोंडा दूसरे और बलरामपुर तीसरे स्थान पर रहा। सबसे कम 3.01% की कमी गौतम बुद्ध नगर में आई। लखनऊ में 3.68% की कमी आई। लोकसभा चुनाव में 10 महीनों का वक्त बचा है, लेकिन बीजेपी अभी से इसकी तैयारी में लगी है। इसके लिए बीजेपी नए साथियों को गठबंधन में जोड़ ही रही, साथ ही विरोधी दलों पर सियासी स्ट्राइक भी कर रही है। दारा सिंह चौहान के बाद अब बीजेपी समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने की तैयारी में। चौबीस के चुनाव के लिए बीजेपी ने यूपी की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए वो दूसरे दलों के बड़े नेताओं को तोड़ने से भी गुरेज नहीं कर रही। बीजेपी ने पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी पर सियासी स्ट्राइक कर दारा सिंह चौहान को पार्टी में शामिल कर लिया था। इतना ही नहीं, ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा को एनडीए में शामिल कराया। पूर्वांचल के साथ ही अब बीजेपी की नजर पश्चिम पर है। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान के बाद अब पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के 4 बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी में शामिल होने वाले नेता समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन साथी रालोद के हैं। सूत्रों के हवाले से जिन नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं उनमें साहब सिंह सैनी, सुषमा पटेल, राजपाल सैनी और जगदीश सोनकर का नाम है। यूपी में बीजेपी मिशन 80 को पूरा करने के लिए लगातार सियासी दांव पेच चल रही है। इसी कड़ी में इन नेताओं को शामिल कराने की तैयारी है। दरअसल जिन नेताओं को भगवा गमछा पहनाने की तैयारी है वो पश्चिम के कद्दावर नेता माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की नजर केवल समाजवादी पार्टी के नेताओं पर है, बल्कि पश्चिम में आरएलडी में भी सेंधमारी की तैयारी है। साहब सिंह सैनी अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, जबकि राजपाल सैनी 2022 में खतौली से आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। राजपाल सैनी और साहब सिंह सैनी दोनों ही पिछड़ी बिरादरी से आते हैं। पश्चिम के साथ ही पूर्वांचल में दारा सिंह चौहान के बाद समाजवादी पार्टी को एक और झटका देने की तैयारी है। समाजवादी पार्टी की नेता सुषमा पटेल भी बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। 2020 में सुषमा पटेल ने बागी होकर एसपी ज्वाइन की थी। 22 में जौनपुर के मड़ियाहू से एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ी, लेकिन जीत नहीं मिली। पूर्व विधायक सुषमा पटेल अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। दरअसल सुषमा पटेल कुर्मी बिरादरी से आती हैं। कुर्मी बिरादरी के बीच बीजेपी अपना पकड़ कमजोर मानती है, इसीलिए पूर्वांचल में कुर्मी बिरादरी की महिला नेता के जरिए बीजेपी अपनी राह आसान करना चाह रही है। वैसे भी 2019 के लोकसभा चुनाव में जौनपुर की लोकसभा सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को बीजेपी डबल झटका देने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक सुषमा पटेल के अलावा समाजवादी पार्टी नेता जगदीश सोनकर भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। जगदीश सोनकर समाजवादी पार्टी से 4 बार विधायक रहे हैं। जौनपुर में पार्टी के वरिष्ठ नेता मछली शहर सीट से 2017 में विधायक थे। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें टिकट दिया, लेकिन ऐन वक्त पर अखिलेश यादव ने उनका टिकट काटकर रागिनी सोनकर को अपना उम्मीदवार बनाया था। उसके बाद से ही जगदीश सोनकर नाराज बताए जा रहे थे। जगदीश सोनकर एससी बिरादरी से आते हैं। 24 के चुनाव को लेकर जहां विपक्षी दल केवल रणनीति बनाने पर जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी दूसरे दलों में सेंधमारी कर अपना वोट बैंक बनाने की तैयारी में है। माना जाता है कि अभी इसकी शुरुआत हुई है और 24 के चुनाव से पहले बीजेपी कई बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल कर सकती है। जी न्यूज स्टेट।